इसी तरीके से प्राइमरी सेक्टर जो है उसके अंदर ज़बरदस्ती लोग घुसे हुए हैं, वो कोई काम भी नहीं कर रहे हैं अपने फुल पोटेंशियल से। और अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर से बहुत सारे लोगों को निकाल भी दो तो एग्रीकल्चरल सेक्टर के प्रोडक्शन और जीडीपी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, अब आप लोग की बुक में थोड़ा और एग्जाम्पल की फॉर्म में समझाया गया है कि इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे और भी ऑक्यूपेशन है जिसके अंदर ये चीज़ होती है, दैट इज़ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अंडर एम्प्लॉय मैं बात करूं पेंटर्स की, प्लम्बर्स की, रिपेयर पर्सन्स की, ये जो सब लोग हैं ये नाम के लिए तो भाई हैं, पेंटर्स अपने घर से भी निकलते हैं ये लोग कुछ काम करने के लिए, बट ये लोग पूरा पूरा दिन ऑक्यूपेशन ढूंढने में ही लगा देते हैं और इनको कोई जॉब मिलती ही नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आप लोग की बुक में बता रखा है वेंडर्स के बारे में। अगर मैं बात करूं आप लोग की गली में, आप लोग के एरिया में जो लोग सब्जी बेचने आते हैं, फल बेचने आते हैं, तो वो लोग पूरा दिन कितनी मेहनत करते हैं बट उसके बाद भी वो लोग बहुत ही कम कमा पाते हैं। इस चीज़ को भी बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इन लोगों को अच्छी तरीके से अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है काम करने की। ये लोग काम करना चाहते तो हैं और कहीं ना कहीं ये लोग काम कर भी रहे हैं, पर या तो इनके फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर रहे हैं या फिर इनको अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। इस पूरी सिचुएशन को मैंने आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझाया, दैट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब आप लोगों को जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग को इसको एग्जाम्पल के साथ ही एक्सप्लेन करना है। उसके अलावा एक डेफिनेशन है और 2-3 वर्ड्स हैं जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। सबसे पहला वर्ड है अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जिसका मतलब मैंने आप लोग को समझा दिया। उसके बाद आप लोग की बुक में वर्ड लिखा हुआ है देयर लेबर इफेक्ट गेट्स डिवाइडेड, दैट इज जब 5 लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं इस लैंड पे, तो उन 5 लोगों की ज़रूरत नहीं है और वो 5 लोग अपने फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर रहे हैं, तो उनका जो लेबर इफेक्ट है वो डिवाइड हो जा रहा है। इस चीज़ का मतलब होता है ये। अब उसके बाद आप लोग की बुक में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन दे रखी है जो कि बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आती है, तो मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगी। देखो, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर जितने लोग रिक्वायर्ड हैं उससे बहुत ज़्यादा लोग प्रेजेंट हैं और अगर थोड़े लोगों को निकाल भी दिया जाए तब भी प्रोडक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा। इस चीज़ को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट एक टाइप ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। उसके बाद ये जो अंडर एम्प्लॉयड लोग हैं, ठीक है, ये लोग दिखने में तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई इन लोगों के पास कोई जॉब है, ठीक है। अगर मैं एक अंडर एम्प्लॉयड इंसान को और एक टोटल अनएम्प्लॉयड इंसान को खड़ा कर दूं तो आप लोग बोलेंगे कि भाई ये जो इंसान है ये तो बिल्कुल अनएम्प्लॉयड है, इसके पास कुछ काम ही नहीं है, ठीक है। और आप लोग बोलेंगे इस इंसान को, दैट इज अंडर एम्प्लॉयड वाले इंसान को, कि हाँ भाई ये तो काम कर रहा है, बट एक्चुअल रियलिटी क्या है, ये जो काम कर रहा है उस काम से अगर इसको निकाल भी दिया जाए तो भी उस काम के प्रोडक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो अंडर एम्प्लॉयड पर्सन जो है वो छुपा हुआ रहता है और क्लियरली विजिबल नहीं होता कि वो अनएम्प्लॉयड है, बट एक्चुअली उसको निकालने से जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, ठीक है। अंडर एम्प्लॉयड पर्सन जो है वो क्लियरली अनएम्प्लॉयड मतलब कि क्लियरली नहीं बोल सकते कि हाँ भाई इस इंसान के पास तो काम ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वो जो 5 लोग थे उसके अंदर से 3 बच्चों को मैं ऐसे थोड़ा ना बोल सकती हूँ कि भाई इनके पास तो कुछ काम धाम ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही अनएम्प्लॉयड है। उन 3 बच्चों को मैं ऐसे नहीं बोल सकती क्योंकि वो उस एग्रीकल्चरल फील्ड पे काम कर तो रहे थे, बट एक्चुअल में सिचुएशन क्या थी कि वो लोग थे अंडर एम्प्लॉयड, दैट इज उनको निकाल भी दिया जाए तो भी प्रोडक्शन में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यही आप लोग की डेफिनेशन में बता रखा है कि ये जो अंडर एम्प्लॉयड लोग होते हैं ये हिडन होते हैं, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट मतलब कि अगर मैं अनएम्प्लॉयड लोगों की बात करूं तो कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है बिल्कुल ऑपोजिट। तो अनएम्प्लॉयड लोग जो हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं कि भाई ये लोग अनएम्प्लॉयड हैं, वाइल एज जो अंडर एम्प्लॉयड लोग होते हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं होता है कि ये लोग अनएम्प्लॉयड हैं। इसलिए यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट की बात की गई है, ऑपोजिट चीज़ों की बात की गई है, राइट। आई होप आप लोग को ये पूरी डेफिनेशन समझ आई है। मैं एक बार 1-2 लाइन में दोबारा समझा देती हूँ कि अंडर एम्प्लॉयड जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड लोगों के कॉन्ट्रास्ट में होते हैं, क्योंकि अंडर एम्प्लॉयड लोग जो हैं वो हिडन होते हैं, उनको कोई बोल नहीं सकता कि ये लोग अनएम्प्लॉयड हैं, इनके पास कुछ काम धाम नहीं है। वाइल एज जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं उन लोग को डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हाँ भाई इनके पास तो कोई काम धाम नहीं है, ये जो हैं ये तो अनएम्प्लॉयड हैं। तो इस तरीके से आप लोग की बुक में अंडर एम्प्लॉयड लोग और अनएम्प्लॉयड लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रास्ट, दैट इज ऑपोजिट चीज़ बता रखी है।
ओके। और इस पूरी सिचुएशन को बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दैट इज जो लोग अंडर एम्प्लॉयड होते हैं उनको बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दैट इज कहने को तो उनके पास एम्प्लॉयमेंट है बट एक्चुअली में उनके पास कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई भी काम करने को नहीं है। जब उनको अपने काम से निकाल भी दिया जाए तो वो उस काम की प्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं कर रहे थे, राइट। उनको निकाल भी दिया जाए तो भी प्रोडक्शन कांस्टेंट ही रहेगा। ओके, इस चीज़ को बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे बच्चों को इसकी डेफिनेशन नहीं समझ आती। आई होप मैंने आप लोग को अच्छी तरीके से समझाई है। अगर आप लोग को अभी भी डाउट है इसकी डेफिनेशन में तो यू कैन पुट इट इन दी कॉमेंट सेक्शन में। कॉमेंट सेक्शन में आप लोग का आंसर करने की कोशिश करूँगी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू दी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब देखो, आप लोग को पता चल गया होगा कि कंट्री के अंदर कितनी ज़्यादा नीड है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं आप लोग की बुक में टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ओके, वो सारे के सारे पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगी। नाउ कम्स पॉइंट नंबर 1। सबसे पहला पॉइंट आप लोग की बुक में लक्ष्मी का ही एग्जाम्पल दे रखा है। आप लोग की बुक में बोला गया है कि वो जो लक्ष्मी का लैंड था वो अनइरिगेटेड लैंड था और वो जो सब लोग थे वो रेन पे ही डिपेंडेंट थे। ठीक है, जब रेन आती थी तो उस लैंड को पानी मिल जाता था, अदरवाइज उनके पास और कोई इरिगेशन का सोर्स नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से लक्ष्मी जो है वो अपने लैंड के लिए इरिगेशन टेक्निक्स यूज़ कर सकती थी। गवर्नमेंट से लोन लेके लक्ष्मी जो है वो एक वेल कंस्ट्रक्ट करवा सकती थी और उसके बाद वो वेल कंस्ट्रक्ट करवा के अपना जो लैंड है अनइरिगेटेड लैंड जो कि सिर्फ और सिर्फ रेन पे ही डिपेंडेंट था, उस लैंड को ढंग से पानी दे सकती थी। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 इज़ कि गवर्नमेंट जो है उसको ईजिली लोन्स प्रोवाइड कर देने चाहिए थ्रू बैंक्स, ताकि ये जो गरीब फार्मर्स हैं ये अपने इच्छा के हिसाब से जो भी इनको सामान की रिक्वायरमेंट हो, नीड हो, वो खरीद सके बैंक से पैसों का लोन लेके। ओके, नाउ कम्स पॉइंट नंबर 2। अभी मैंने आप लोग को पॉइंट नंबर 1 में एक वेल की नीड बताई। मैंने बताया कि वेल जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है लक्ष्मी के लिए, उसके लैंड को पानी देने के लिए। लक्ष्मी के जैसे कितने और बहुत सारे फार्मर्स होंगे जिनके पास पैसे नहीं होंगे एक वेल कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए। तो इस तरीके से आप लोग की बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है पॉइंट नंबर 2 में, जिसके अंदर बताया गया है कि ऐसी एक सिचुएशन हो जाए जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो इन सब के सब फार्मर्स के लिए, गरीब फार्मर्स के लिए एक डैम कंस्ट्रक्ट करवा दे। तो जब गवर्नमेंट इन सब गरीब फार्मर्स के लिए डैम्स कंस्ट्रक्ट करवा देगी तो ये सब के सब गरीब फार्मर्स जो हैं वो क्या करेंगे, उस डैम से जाके पानी लेके आ जाएंगे और इस तरीके से उनका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके अलावा जब गवर्नमेंट डैम बनाएगी तो डैम बनाने के लिए भी बहुत सारे मज़दूरों को लाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से भी बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो जनरेट हो सकेंगी। तो पॉइंट नंबर 2 में आप लिखेंगे कि गवर्नमेंट जो है उनको न्यू सर्विसेज लानी चाहिए। अगर गवर्नमेंट न्यू सर्विसेज लाएगी तो एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बेनिफिट करेगा, उसके अलावा जो मज़दूर लोग हैं, ठीक है, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। दिस वॉज पॉइंट नंबर 2। Now point number 3 is related to the ट्रांसपोर्टेशन एंड दी स्टोरेज ऑफ द क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मी ने बहुत सारे क्रॉप्स प्रोड्यूस कर दिए। अब उन क्रॉप्स को मार्केट प्लेस तक लेके जाने के लिए और उन क्रॉप्स को स्टोर करने के लिए कुछ कोल्ड स्टोरेज की भी रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से वो जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते ट्रांसपोर्टेशन के लिए अफोर्ड करने के लिए और मार्केट प्लेस में अपने सामान को बेचने के लिए या फिर उस सामान को स्टोर करके रखने के लिए। तो गवर्नमेंट को उनके ट्रांसपोर्टेशन और उनके स्टोरेज के लिए पैसे देने चाहिए इन छोटे छोटे फार्मर्स को, ताकि ये जो लोग हैं ये बेनिफिट कर सके और अपने जो क्रॉप्स हैं उसको अच्छी जगह, अच्छी मार्केट प्लेस में सेल कर सकें। क्या होता है ना, इन छोटे छोटे फार्मर्स के पास पैसे नहीं होते ट्रांसपोर्टेशन के, अपने क्रॉप्स को ट्रांसपोर्ट करवाने के पैसे नहीं होते। तो ये लोग क्या करते हैं, पास में किसी एरिया में बहुत ही कम, बहुत ही चीप रेट्स पे अपने क्रॉप्स बेच देते हैं। तो ये लोग बहुत कम रेट्स में जब अपने क्रॉप्स को बेच देते हैं तो इनके पास इतनी अर्निंग्स नहीं आती है। तो अगर ये अच्छे मार्केट प्लेस में ट्रांसपोर्टेशन करवा के अपने क्रॉप्स को बेचेंगे तो इनके पास अच्छी अर्निंग्स आएंगी। दिस वॉज पॉइंट नंबर 3। नाउ पॉइंट नंबर 4। देखो, ये जो फार्मर्स होते हैं ना, ये मनी लेंडर्स के पास जाते हैं लोन लेने के लिए और मनी लेंडर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं इन लोगों से। ये चीज़ आप चैप्टर मनी एंड क्रेडिट में पढ़ेंगे कि ये जो मनी लेंडर्स हैं इन छोटे छोटे फार्मर्स से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो इन सब के सब फार्मर्स को लोकल बैंक्स के पास जाना चाहिए और उनसे लोन लेना चाहिए ताकि इनसे इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज ना हो। अगर ये लोग बैंक से जाके लोन लेंगे तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी कम होंगी और ये लोग अच्छा लोन ले सकते हैं।
तो फिर ये लोग उस लोन के पैसों से एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स ये सब खरीद के अपना जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ कम्स पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 के अंदर बताया गया है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सेमी रूरल एरियाज़ में बनानी चाहिए। देखो, अर्बन एरियाज़ में तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, बट अर्बन एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ बनती है तो विलेजेस के लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो विलेजेस के एरिया में, सेमी रूरल एरियाज़ में ये इंडस्ट्रीज़ को बनाना चाहिए। उससे रिलेटेड आप लोग की बुक में 2-3 एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक विलेज के सारे जो फार्मर्स हैं उन्होंने दाल ग्रो की। अब वो विलेज के अंदर एक दाल मिल बना दे, दाल इंडस्ट्री बना दे, ताकि उस पूरी की पूरी दाल को, जो जितने भी फार्मर्स ने दाल ग्रो करी है वो सारी की सारी जो दाल है वो उस मिल में आए और उसके बाद उस मिल से ढंग से पैक वैक होके फिर मार्केट में चली जाए। एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है कोल्ड स्टोरेज का। कोल्ड स्टोरेज जो है वो विलेजेस में बनाना चाहिए, ताकि वो जो फार्मर्स हैं वो अपने सारे क्रॉप्स और जो भी वो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं वो उस कोल्ड स्टोरेज में रख सकें और उनको तब बेचें जब उस चीज़ की मार्केट के अंदर वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल क्या होता है, फार्मर्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने पोटैटो ग्रो किया और उनके पास उस पोटैटो को स्टोर करने की जगह नहीं होती, तो वो लोग क्या करते हैं कि सस्ते अमाउंट में उस पोटैटो को बेच देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो पोटैटो स्टोर करके रखेंगे तो वो खराब हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं होता। तो अगर उनके पास कोई कोल्ड स्टोरेज होगा तो वो उस कोल्ड स्टोरेज में पोटैटो को स्टोर करके अच्छी तरीके से रख सकते हैं और उसके बाद जब उस पोटैटो की प्राइस अच्छी हो तब उसको बेच सकते हैं। नाउ कम्स एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर बता रखा है कि हनी कलेक्शन सेंटर्स जो हैं वो बना सकते हैं, जहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो मिला के हनी को कलेक्ट करें और उसके बाद उसको प्रोसेस करके अच्छी जगह पर बेचें। ओके, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 4 भी बता रखा है, जिसके अंदर बोला है कि ऐसी इंडस्ट्रीज बनानी चाहिए जो एग्रीकल्चरल गुड्स लाइक राइस, वीट, टमाटो, फ्रूट्स, इन सबको अच्छी तरीके से प्रोसेस करके और मार्केट प्लेस में बेच सके। ओके, सो पॉइंट नंबर 5 वाज ऑल रिलेटेड टू दी सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज इन सेमी रूरल एरियाज रादर देन अर्बन एरियाज। क्योंकि अर्बन एरियाज में इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे तो अर्बन लोग जो हैं, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उन्हीं को उन इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अगर इंडस्ट्रीज यहाँ पर विलेजेस में सेटअप हुई तो विलेजेस में रहने वाले लोगों को इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और जो फार्मर्स गुड्स बनाते हैं वो अच्छी प्राइस पे इंडस्ट्रीज को बेच भी सकते हैं। ओके, now comes point number 6 and 7. Point number 6 is related to the education and point number 7 is related to the health situation. देखो, अगर एजुकेशन को कंट्री के अंदर बढ़ाया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो सकती है। अपनी कंट्री के अंदर 5 to 29 ईयर्स ऑफ एज में सिर्फ 52% लोग जो हैं वो एजुकेशन कर रहे हैं और वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाके पढ़ रहे हैं। बाकी लोग जो हैं वो एजुकेशन ले ही नहीं रहे। अगर सारे के सारे कंट्री के लोग एजुकेशन लेने लग जाएं तो कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग्स बनेगी, एजुकेशनल बिल्डिंग्स बनेगी। उन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। उसके बाद टीचर्स आएंगे तो टीचर्स को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इस तरीके से सिर्फ अगर एजुकेशन सेक्टर को बढ़ाया जाए तो एजुकेशन सेक्टर को बढ़ाने से 20 लाख जॉब्स जो हैं वो क्रिएट हो सकती हैं। ओके, पॉइंट नंबर 7 इज रिलेटेड टू दी हेल्थ। रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स, नर्सेज ये सब की ज़रूरत है। अगर हेल्थ की सिचुएशन को कंट्री के अंदर इम्प्रूव किया जाए तो कितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो सकती हैं। राइट, नाउ कम्स पॉइंट नंबर 8 विच इज़ रिलेटेड टू दी टूरिज्म। अपनी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर, हर रीजन के अंदर, हर स्टेट के अंदर एक पोटेंशियल होता है अपना टूरिज्म को बढ़ाने का। ओके, एक स्टडी ने सजेस्ट किया है कि अगर सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाया जाए और टूरिज्म इंडस्ट्री को अच्छी तरीके से बढ़ाया जाए तो हर साल 35 लाख पीपल जो हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं। तो टूरिज्म जो है वो एक बहुत अच्छा जरिया है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करने के लिए। राइट, दिस वॉज पॉइंट नंबर 8। तो मैंने आप लोग को 8 पॉइंट्स बताए जिनकी हेल्प से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं। बट ये जो 8 के 8 पॉइंट थे ये लॉन्ग टर्म की चीज़ें थी, दैट इज़ इनको इम्प्लीमेंट होने में बहुत टाइम लगेगा। शॉर्ट टर्म के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया विच इज़ MG नरेगा एक्ट, दैट इज़ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये एक्ट राइट टू वर्क इंश्योर करता है इंडिया की 625 डिस्ट्रिक्ट्स में। ओके,
ये एक्ट कहता है कि हर वो इंसान जो कि एम्प्लॉयमेंट की नीड में हो, उस इंसान को 100 डेज़ का इंश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अगर गवर्नमेंट उसको 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट देने में कामयाब नहीं हुई और अगर उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उसके बाद भी गवर्नमेंट ने उसको 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलेंगे। मतलब कि उसको कुछ पैसे मिलेंगे गवर्नमेंट से रेगुलरली, राइट। तो मैं एक बार वापस डिक्टेट कर लेती हूँ जो ये एक्ट कहता है। ये एक्ट कहता है हर वो इंसान जो कि एम्प्लॉयमेंट की नीड में हो, उसको 100 डेज़ का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट के थ्रू उसको 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस का क्या मतलब होता है, उसको कुछ पैसे मिलेंगे, गवर्नमेंट उसको रेगुलरली पैसे पे करेगी, राइट। अब इस चैप्टर का बहुत छोटा सा पार्ट बचा है, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो आप लोग की बुक में 2 स्टोरीज बता रखी है। फर्स्ट इज द स्टोरी ऑफ कांता। कांता जो है वो एक ऑफिस में काम करती है, उसके 9 to 5 फिक्स वर्किंग आवर्स हैं, उसको मेडिकल अलाउंसेस मिलते हैं, उसको उस ऑफिस में पेड हॉलीडेज मिलती हैं, संडे उसकी हॉलीडे होती है, ठीक है। उसके अलावा जब उसने अपना काम ज्वाइन किया था तो उसको एक लेटर मिला था जिसके अंदर उसके काम की कंडीशंस लिखी हुई थी, ओके। उसके बाद आता है कमल। कमल जो है वो एक लोकल स्टोर पे काम करता है एज अ हेल्पर। उसको सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक काम करना पड़ता है। उसके अलावा जब उसने काम ज्वाइन किया था तो उसको कोई भी रिटन कंडीशंस नहीं मिली थी। उसका जो बॉस है उसको कैसे भी ट्रीट करता है। उसके अलावा उसको कोई भी पेड हॉलीडेज़ नहीं मिलती हैं। जब वो छुट्टी करता है तो तब उसकी पैसे काटे जाते हैं उसकी अर्निंग्स में से, राइट। और उसके काम की कोई गारंटी नहीं है, कभी भी उसका बॉस बोल देता है कि तुम मेरे काम से निकल जाओ। तो आप लोगों ने 2 केसेस देखे, वन वॉज द केस ऑफ कांता एंड वन वॉज द केस ऑफ कमल। कांता जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, वाइलास कमल जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। अब आप लोग की बुक में कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो कि आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, मैंने टैबुलर फॉर्म में निकाले हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है दैट इज रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, वाइल एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होते हैं वो रेगुलर होते हैं, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर नहीं होते हैं, राइट। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब कि ऐसे नहीं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में कभी भी इंसान को बोल दिया जाए कि तुम छोड़ के चले जाओ, ठीक है। उसके अलावा टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में वो सारी चीज़ें आ जाती है। फॉर एग्जांपल कि कमल को जो है कोई भी रिटन कंडीशंस नहीं मिली थी, कोई भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले थे कि उसके काम की कंडीशंस कैसी होगी, क्या क्या काम करना पड़ेगा, इस चीज़ को स्टेट करते हुए। वाइलस कांता ने जब ज्वाइन किया था तो उसको रिटन कंडीशंस मिली थी पेपर पर लिखी हुई। तो इन सब चीज़ों को बोलते हैं टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ओके। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर सारी चीज़ें आ जाती है, लाइक मिनिमम वेजेस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ गारंटी एक्ट, एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। इन एक्ट के सिर्फ आप लोग को नाम याद रखने हैं, इन एक्ट के फंक्शंस आप लोग की बुक में नहीं बता रखे हैं। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब कि वो सारी प्रोसेस और प्रोसीजर, ठीक है, जो फॉलो की जाती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फॉलो नहीं की जा सकती, ओके। फर्स्ट पॉइंट का क्या मतलब होता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं वो अपने आप को गवर्नमेंट में रजिस्टर करवा देते हैं और इस तरीके से उनके पास कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो कि उनको गवर्नमेंट देती है और उसको फॉलो करना पड़ता है। वाइलस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों को फिक्स्ड आवर्स के लिए काम मिलता है, ठीक है। वाइल एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे कि मैंने आप लोग को बताया 12-12 घंटे काम करा दिया जाता है, ओवर टाइम काम करा दिया जाता है, उसके लिए पे भी नहीं किया जाता, ओके। ऑर्गेनाइज सेक्टर में फिक्स नंबर ऑफ आवर्स काम करना पड़ता है, वाइल एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ओवर टाइम करा दिया जाता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में पेड लीव्स मिलती हैं, वाइल एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता। जिस दिन छुट्टी की जाती है उस दिन लोगों के पैसे काटे जाते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग हैं उनको सिक्योरिटी मिलती है, वाइल एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उन लोगों को कभी भी निकाल दिया जाता है बिना बोले, राइट। ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो एग्जाम्पल्स हैं दैट इज़ बैंक्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स एक्सेट्रा। वाइलस जो फार्मर्स हैं और ऐसे लोग हैं जो कि छोटे छोटे लेबरर्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं खुद से, ये सारे एग्जाम्पल्स आते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो आई होप आप लोग को ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंस समझ आया होगा। नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया जाता है, ठीक है। उनके कोई फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं होते, उनको
उनको बहुत कम पे किया जाता है और रेगुलरली पे भी नहीं किया जाता, उनका ओवर टाइम किया जाता है और ओवर टाइम के पैसे भी नहीं दिए जाते। उसके बाद उन लोग को कोई पेड हॉलीडेज़ नहीं मिलती, कभी उनकी अगर तबीयत ख़राब है तो भी उनके पैसे काटे जाते हैं अगर वो लोग छुट्टी ले ले तो इस तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो बॉस है, ठीक है, वो कभी भी बोल देता है कि तुम छोड़ के चले जाओ, इस तरीके से कुछ सिक्योरिटी नहीं है, ओके। अब देखो क्या होता है, बहुत सारी ऑर्गेनाइज सेक्टर की एंटरप्राइज क्या करती है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को बिना पे स्लिप्स के हायर कर देती है। मतलब कि जब उनको सैलरी पे की जाती है तब उनको कोई भी उसके साथ रिसिप्ट वगैरह कुछ नहीं दी जाती। ऐसा क्यों करती है ऑर्गेनाइज सेक्टर की फर्म्स या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनीज? ऐसा इसलिए करती हैं ताकि इन एम्प्लॉयज़ को टैक्स ना भरना पड़े, क्योंकि जब उनको कोई रिसिप्ट ही नहीं दी जाती, फॉर एग्जांपल देखो ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की फर्म है या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनी है, ठीक है। इसने इस इंसान को हायर किया, अब इसने इस इंसान को हायर किया और ये जो इंसान है इसको जब पे की जाती है सैलरी तो उसके साथ कोई भी रिसिप्ट नहीं दी जाती। तो अब गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि ये जो इंसान है ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में एंगेज्ड है? तो गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा तो गवर्नमेंट इस इंसान से कोई टैक्स नहीं लेगी, राइट। गवर्नमेंट इस इंसान से कोई टैक्स नहीं लेगी, ऑल्दो ये इंसान ऑर्गेनाइज सेक्टर में एंगेज्ड है और ये इंसान को सैलरी भी मिल रही है बट इसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और इस तरीके से ऑल्दो ये इंसान ऑर्गेनाइज सेक्टर में एंगेज्ड है उसके बाद भी इसको किसी भी टाइम निकाला जा सकता है, क्योंकि इसके पास कोई भी प्रूफ ही नहीं है कि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में था भी कि नहीं, क्योंकि जब इसको सैलरी मिलती थी तो सैलरी के साथ इसको कोई रिसिप्ट नहीं मिलती थी। ये आप लोग की बुक में बताया गया है कि दे अडॉप्ट सच स्ट्रैटेजीज टू इवेड टैक्सेस एंड रिफ्यूज टू फॉलो लॉज दैट प्रोटेक्ट लेबरर्स। ऑर्गेनाइज सेक्टर के ऐसे बहुत सारे फर्म्स होते हैं जो कि ये चीज़ें करते हैं ताकि इन एम्प्लॉयज़ को टैक्सेस ना पे करना पड़े और जब भी मर्जी हो इन एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाए। अब जब भी मर्जी हो इन एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाता है और ये कुछ प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाते, राइट। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो जॉब्स हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं और ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो ज़्यादा जॉब्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। 1990s में भी यही हुआ था, ऑर्गेनाइज सेक्टर में से बहुत सारे लोगों को हटा दिया गया था। तो अपने सर्वाइवल के लिए उन लोग को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब्स लेनी पड़ी जहाँ पर उन लोगों को ज़्यादा सैलरीज नहीं मिलती थी, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता था, बट उनको फोर्सफुली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब्स लेनी पड़ी, ओके। टाइप नंबर 1 आर दी पीपल प्रेजेंट इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्मॉल फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स, आर्टिशंस, वीवर्स, ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर्स, 80% ऑफ जो रूरल हाउस होल्ड के लोग हैं वो फार्मर की कैटेगरी में आते हैं। वो सबके सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही एंगेज्ड हैं, ओके। तो इन लोग को कैसे सपोर्ट करना चाहिए? इन लोगों को फैसिलिटी देनी चाहिए, अच्छी सीड्स मिलनी चाहिए इन फार्मर्स को, अच्छे एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स मिलने चाहिए, इन लोगों को अच्छी तरीके से लोन्स मिलने चाहिए, मार्केटिंग की प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए ताकि ये जो क्रॉप्स बनाएं उसको ईजिली मार्केट प्लेस में अवेलेबल करवा पाएँ। तो पॉइंट नंबर 1 वॉज रिलेटेड टू दी रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में कौन कौन से लोग जो हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। पॉइंट नंबर 2 इज़ रिलेटेड टू दी अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स जो कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के लोग, स्ट्रीट वेंडर्स, हेडलोड वर्कर्स, गारमेंट मेकर्स मतलब कि जो कपड़े बनाते हैं, रैक पिकर्स मतलब कि जो कचरा उठाते हैं, ओके। ये सारे के सारे लोग अर्बन एरिया से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एंगेज्ड हैं, ओके। अब क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, उन लोगों को रॉ मटेरियल लाने में सपोर्ट करना चाहिए और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को मार्केटिंग ऑफ आउटपुट में भी सपोर्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो चीज़ें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है उसको इजीली बेचा जा सके, ये चीज़ गवर्नमेंट को इंश्योर करनी चाहिए। और गवर्नमेंट को जो कैजुअल वर्कर्स मतलब कि लाइक मैंने आप लोगों को कमल का एग्जाम्पल दिया था, तो कमल जो था वो एक कैजुअल वर्कर था, तो ऐसे टाइप के वर्कर्स को हर जगह रूरल और अर्बन एरियाज़ में गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करवाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 जो SC ST लोग होते हैं और जो ऐसे लोग जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के होते हैं, ओके, वो सबके सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं। उन लोगों को इक्वल जो पैसे हैं वो नहीं मिलते और उन लोगों को लो वेजेस ही मिलते हैं हमेशा, क्योंकि उन लोगों के साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है। गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि ऐसे कम्युनिटीज़ के लोग जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें और इन लोगों के लिए स्पेशल लॉज बनाने चाहिए, ओके।
ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो दो सेक्टर्स में डिवाइडेड होती हैं। नंबर 1 इज़ पब्लिक एंड नंबर 2 इज़ प्राइवेट। पब्लिक सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट जो है वो सारे के सारे रिसोर्सेज और एसेट्स को ओन करती है और गवर्नमेंट ही सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वाइल एज प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो रिसोर्सेज और एसेट्स होते हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं और वही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओके, रेलवे या फिर पोस्ट ऑफिस जो है वो पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल है। वाइल एज अगर मैं बात करूं TISCO टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये जो है ये प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं। ओके, जो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज होती हैं उनका बेसिक एम ही यही होता है कि प्रॉफिट गेन करना। इन प्राइवेट सेक्टर की कोई भी सर्विसेज को अचीव करने के लिए, कोई भी सर्विसेज को लेने के लिए पैसे पे करने पड़ते हैं। वाइल एज अगर मैं बात करूं पब्लिक सेक्टर की, तो पब्लिक सेक्टर की सारी सर्विसेज का मेजर एम ये ही नहीं होता कि सिर्फ पैसे ही कमाना। जो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ होती हैं या फिर जो पब्लिक सेक्टर की एक्टिविटीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट ओन करता है। ठीक है, गवर्नमेंट का मेजर एम पैसे कमाना नहीं होता। गवर्नमेंट जो है वो लोगों से टैक्स लेता है और उसके बाद ये बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जो कि आती हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर। ठीक है, अब गवर्नमेंट जो है वो ये सारी एक्टिविटीज़ क्यों प्रोवाइड करता है, आप लोग की बुक में इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं। ओके, पॉइंट नंबर 1, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर नहीं प्रोवाइड करवा सकता और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही प्रोवाइड करवा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे लोगों से टैक्स लेती है और ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल रेलवे, रोड्स, ब्रिजेस, इन सब के कंस्ट्रक्शन के लिए गवर्नमेंट पैसे देती है क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारे लोगों से टैक्स लेती है। प्राइवेट कंपनीज़ के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो बहुत सारे लोगों से जाके टैक्स ले, गवर्नमेंट ही टैक्स लेने का काम कर सकती है। उसके अलावा अगर प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो ये रेलवेज, रोड्स ये सब बनवा दें तो उसके बाद इनसे सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना चाहेंगी प्राइवेट कंपनीज और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कर देंगी ये सारी चीज़ों को। इसलिए डैम्स, रेलवेज, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ब्रिजेस, इन सब चीज़ों के कंस्ट्रक्शन में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही पैसे लगाती है क्योंकि प्राइवेट कंपनीज ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करवा सकती किसी को। पॉइंट नंबर 2, ओके, ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी ही चाहिए। ओके, देखो इस चीज़ को आप लोग की बुक में एक एग्जाम्पल से समझा रखा है। बहुत सारी जगह क्या होता है कि बहुत सारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं। ठीक है, अब वो जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो गवर्नमेंट खरीदती है उनसे और उसके बाद गवर्नमेंट वो इलेक्ट्रिसिटी लोगों तक पहुंचाती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि देखो प्राइवेट कंपनीज़ जो है उनका बेसिक एम ही यही होता है कि पैसे कमाना। अब अगर प्राइवेट कंपनीज़ बहुत कम पैसों में इलेक्ट्रिसिटी लोगों को बेचेंगी तो प्राइवेट कंपनीज खुद नहीं कमा पाएंगी और बंद हो जाएंगी। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बीच में आ जाती है। गवर्नमेंट बोलती है तुम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो, मैं तुमसे ज़्यादा प्राइस में खरीदूंगी या फिर ज़्यादा प्राइस में परचेज करूंगी, गवर्नमेंट ये बोलती है। और उसके बाद गवर्नमेंट उन कंपनीज से तो ज़्यादा प्राइस में इलेक्ट्रिसिटी खरीद लेती है और उसके बाद लोगों को कम प्राइस पे इलेक्ट्रिसिटी बेचती है। ठीक है, इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो लॉस झेल लेती है बट ये प्राइवेट कंपनीज बंद नहीं होती और लोगों तक भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाती है। नाउ पॉइंट नंबर 3, गवर्नमेंट जो है इंडिया की वो स्मॉल फार्मर्स से क्रॉप्स खरीदती है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, गवर्नमेंट जो है वो स्मॉल फार्मर्स से क्रॉप्स खरीदती है ज़्यादा अमाउंट पे और फिर गरीब लोगों को यही क्रॉप्स बेच देती है कम रेट पे। ओके, इससे क्या होता है, इससे दो चीज़ें होती है। एक तो फार्मर्स के सारे क्रॉप्स बिक जाते हैं, दूसरा इससे एक और प्रॉफिट होता है कि जो गरीब लोग हैं उनको भी क्रॉप्स मिल जाते हैं। नाउ कम्स पॉइंट नंबर 4, ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिस पे गवर्नमेंट को स्पेंड करना ही चाहिए। लाइक गवर्नमेंट का बेसिक फंक्शन होता है कि कुछ बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ, एजुकेशन। ओके, गवर्नमेंट का बेसिक फंक्शन ही होता है कि जितने भी लोग हैं कंट्री के उन सबको प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। इस तरीके से जो गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं, ठीक है, वो चलते हैं। राइट, नाउ कम्स पॉइंट नंबर 5, गवर्नमेंट जो होती है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स द सिटीजन ऑफ द कंट्री। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि चैप्टर 1 में भी बताया था कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मध्य प्रदेश की 55 है। ठीक है, एंड इस तरीके से गवर्नमेंट जो है उसका फंक्शन होता है कि जितने भी कंट्री के लोग हैं वो फिट रहें। इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस खोल देती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोल देती है। राइट,
उसके अलावा गवर्नमेंट जो है पूरी की पूरी कंट्री के अंदर सेफ ड्रिंकिंग वाटर को सप्लाई करती है और गवर्नमेंट मेक श्योर करती है कि गरीब लोगों के पास खाना पहुँचे और अच्छा खाना पहुँचे। उसके अलावा गवर्नमेंट की ये भी ड्यूटी होती है कि जितने भी कंट्री के पुअर लोग हैं और मोस्ट इग्नोर्ड रीजन्स हैं कंट्री के, उसके अंदर भी हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब प्रोवाइड करवाए। ओके।